एक तरफ डार्क वेब पर तैयार की गई एक खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, मतलब एन्क्रिप्टेड ऐप्स, विदेशी मास्टरमाइंड्स, क्रिप्टो करेंसी फंडिंग, स्लीपर सेल्स, ये सब कुछ। सब कुछ एकदम हाईटेक और आधुनिक है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये पूरी की पूरी साजिश धड़ाम से गिर जाती है। और पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान जमीनी स्तर पर काम कर रहा था, उसे एक साधारण सा डिजिटल टाइमर सेट करना नहीं आता था। हाँ, मतलब ये सच में अजीब है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी अजीब विरोधाभास का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास स्रोतों का एक पूरा स्टैक है। सही कहा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की चार्जशीट है, कुछ फोरेंसिक दस्तावेज हैं और कई विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्ट्स भी हैं। और सबसे अहम बात, आज यानी 27 अप्रैल 2026 को अदालत द्वारा सुनाया गया फैसला भी हमारे साथ है। तो हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे एक छोटी सी महज 9 सेकंड की मानवीय भूल ने मंगलुरु को एक भयानक तबाही से बचा लिया। हाँ, और न केवल बचाया, बल्कि उस पूरी कार्यप्रणाली का पर्दाफाश कर दिया जिसका इस्तेमाल आज के दौर के आतंकी संगठन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो ये है कि आधुनिक जांच असल में कैसे काम करती है। ये केवल एक अपराध स्थल की जांच नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक भूल भुलैया की तरह है। मतलब एक छोटे से ऑटो रिक्शा से कहानी शुरू होती है और सीधे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क तक जाती है। अच्छा, तो शुरुआत उसी ऑटो रिक्शा से करते हैं। 19 नवंबर 2022 की वो शाम, मंगलुरु शहर का कंकनाड़ी इलाका, भारी ट्रैफिक के बीच एक ऑटो रिक्शा में अचानक धमाका होता है और धुआं उठने लगता है। शुरुआती रिपोर्ट्स में तो यही बताया गया था कि यह सिर्फ एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट था। हाँ, देखने में वो एक आम दुर्घटना ही लग रही थी। ऑटो ड्राइवर पुरुषोत्तम पुजारी और पीछे बैठा यात्री दोनों बुरी तरह झुलस गए थे, लगभग 40 से 45% तक। अरे बाप रे। लेकिन पुलिस को इस दुर्घटना वाली थ्योरी पे शक कब होने लगा? मतलब सच कैसे सामने आया? अच्छा, जब फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है तो वो केवल मलबे को नहीं देखते, वे उसके रासायनिक और भौतिक स्वरूप का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। अच्छा। गैस सिलेंडर फटने पर जो इम्पैक्ट पैटर्न होता है ना, वो एक विस्फोटक उपकरण के फटने से बहुत अलग होता है। ऑटो के अंदर सिलेंडर के बजाय एक फटा हुआ प्रेशर कुकर मिला। एक प्रेशर कुकर? हाँ, और कुछ जले हुए तार, एक सर्किट बोर्ड और 9 वोल्ट की बैटरी मिली। ये स्पष्ट रूप से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी का ढांचा था। और वो यात्री? हाँ, जो घायल हुआ था। हाँ। जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसके पास से प्रेमराज नाम का एक आधार कार्ड मिला। और यहीं से पूरी कहानी खुलनी शुरू होती है ना, क्योंकि पुलिस की प्राथमिक जांच में ही पता चल गया कि वो आधार कार्ड फर्जी था। बिल्कुल। उस व्यक्ति की असली पहचान मोहम्मद शारिक के रूप में हुई। वो 24 साल का था और शिवमोगा का रहने वाला था। और जब उस आईईडी के सर्किट बोर्ड की बारीकी से जांच हुई, तब वो तथ्य सामने आया जिसे आज द 9 सेकंड ब्लंडर कहा जाता है। जरा इसके बारे में बताइए। वो टाइमर ही इस पूरी साजिश का सबसे कमजोर हिस्सा साबित हुआ। किसी भी टाइम बॉम्ब में एक डिजिटल या एनालॉग टाइमर होता है जो एक निश्चित समय के बाद सर्किट को पूरा करता है, जिससे बैटरी से करंट डेटोनेटर तक पहुंचता है और धमाका होता है। सही कहा। तो जांच एजेंसियों की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद शारिक ने उस टाइमर को 90 मिनट पर सेट करने की योजना बनाई थी। 90 मिनट? मतलब उसके पास ऑटो रिक्शा से उतरने, बम को लक्ष्य पर रखने और वहां से भागने का पूरा समय होता? बिल्कुल। लेकिन एक तकनीकी अज्ञानता या हड़बड़ी के चलते उसने टाइमर में 90 मिनट की जगह सिर्फ 9 सेकंड फीड कर दिए। सिर्फ 9 सेकंड? मतलब ये तो ऐसा ही है जैसे कोई अपनी सुबह की फ्लाइट के लिए अलार्म को एएम की जगह पीएम पर सेट कर दे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बचकानी गलती। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर स्रोतों की माने तो ये एक आईएसआईएस प्रेरित मॉड्यूल था। जब हम आईएसआईएस की बात करते हैं तो अक्सर सबसे पहले दिमाग में आत्मघाती हमलावर यानी सुसाइड बॉम्बर्स की तस्वीर आती है। तो हम ये कैसे मान लें कि शारिक वहां से भागना चाहता था? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने जानबूझकर वो टाइमर 9 सेकंड का सेट किया हो क्योंकि वह खुद को भी उड़ाना चाहता था? आतंकवादी संगठनों की रणनीतियों का गहराई से अध्ययन करने पर तस्वीर साफ होती है। एक आत्मघाती हमला तब किया जाता है जब लक्ष्य कोई अति सुरक्षित वीआईपी हो। अच्छा। या किसी ऐसी जगह घुसना हो जहां डिवाइस रखकर वापस आना लगभग असंभव हो। लेकिन यह एक स्लीपर सेल मॉड्यूल था। मतलब इसमें गिने चुने लोग ही रहे होंगे? बिल्कुल। इस मॉड्यूल में केवल कुछ ही सदस्य थे और उन्हें कई और हमलों को अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा था। हाँ, तो अगर मास्टरमाइंड अपने ही सबसे सक्रिय सदस्य को पहले ही ट्रायल या हमले में मरवा दे तो उनका पूरा नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये एक टारगेटेड ब्लास्ट की रणनीति थी जिसे हम प्लांट एंड एस्केप कहते हैं। मतलब डिवाइस प्लांट करके वापस शिवमोगा जाकर अगले निर्देश का इंतजार करना था। हाँ, तो 9 सेकंड का टाइमर कोई शहादत की योजना नहीं थी, वो महज एक मूर्खतापूर्ण भूल थी। और उस भूल का नतीजा ये हुआ कि डिवाइस ऑटो के अंदर ही फट गया और वो खुद 45% तक जल गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब जरा उस बम की बनावट पर आते हैं। पुलिस को वहां एक प्रेशर कुकर मिला था। अक्सर हमने कई घटनाओं में कुकर बम के बारे में सुना है। हाँ, ये काफी आम है ऐसे मामलों में। एक आम रसोई का बर्तन इतना खतरनाक हथियार कैसे बन जाता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, एक बम के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। विस्फोटक सामग्री, डिटोनेटर जो शुरुआती चिंगारी पैदा करता है, और कंटेनर। हाँ। एक अच्छा कंटेनर वो होता है जो अंदर के दबाव को तब तक रोक कर रखे जब तक कि वो दबाव अपनी चरम सीमा पर न पहुंच जाए। और प्रेशर कुकर बिल्कुल यही काम करता है ना? बिल्कुल। वो धातु का बना होता है और पूरी तरह सील होता है। जब अंदर का विस्फोटक जलता है तो भारी मात्रा में गैस पैदा होती है। कुकर उस गैस को बाहर नहीं निकलने देता। तो दबाव बढ़ता जाता है। हाँ, और जब धातु अंततः फटती है तो कुकर के टुकड़े गोलियों या छर्रों की गति से बाहर निकलते हैं। यही झर्रे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अरे बाप रे, ये एक बहुत ही सस्ता, आसानी से मिलने वाला और घातक तरीका है। ये समझना सच में बहुत परेशान करने वाला है कि कैसे रोजमर्रा की चीजें तबाही का सामान बन सकती हैं। सच में। अब चूंकि वो बम समय से पहले और रास्ते में ही फट गया था, इसलिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये कुकर बम जा कहां रहा था। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही बताया गया था कि निशाना कादरी मंजुनाथ मंदिर था। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा था। लेकिन एनआईए और बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जो विस्तृत जांच रिपोर्ट आई, उसने एक अलग ही कहानी बयां की। बिल्कुल। असली लक्ष्य कादरी मंजुनाथ नहीं बल्कि धर्मस्थल का मंजुनाथ स्वामी मंदिर था। और इन दोनों लक्ष्यों में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। धर्मस्थल एक बेहद प्रमुख, ऐतिहासिक और अत्यधिक श्रद्धेय धार्मिक स्थल है,
यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आतंकवादी संगठन अपने लक्ष्यों का चुनाव कैसे करता है। मतलब उनका उद्देश्य केवल कुछ लोगों की जान लेना नहीं होता। नहीं, उनका असली उद्देश्य डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स यानी अनुपातहीन प्रतिक्रिया हासिल करना होता है। अनुपातहीन प्रतिक्रिया, इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगी? इसका मतलब है कि एक छोटे से हमले के जरिए एक बहुत बड़े सामाजिक भूचाल को जन्म देना। अच्छा, जैसे अगर वो किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में धमाका करते तो वह एक त्रासदी होती। प्रतीक पर हमला करने का सीधा उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव भड़काना था। वो चाहते थे कि इस धमाके के बाद दो समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हो, दंगे भड़कें। बिल्कुल, कानून व्यवस्था चरमरा जाए और पूरे राज्य में एक अस्थिरता का माहौल बन जाए। एक इमारत को नुकसान पहुंचाना सिर्फ एक साधन था, असली लक्ष्य समाज के ताने माने को तार तार करना था। ये एक बहुत ही ठंडी और सोची समझी रणनीति है, और इस तरह की योजना रातों रात तैयार नहीं होती। एकदम सही। इसके लिए कौशल चाहिए, तकनीक चाहिए और सबसे बढ़कर एक संगठन चाहिए। हाँ, मतलब एक 24 साल का लड़का अचानक से सर्किट बोर्ड जोड़ना और आईडी बनाना नहीं सीख सकता। बिल्कुल नहीं। जांच की दिशा जब उसके नेटवर्क की तरफ घूमी तो कुछ और नाम सामने आए। मोहम्मद शारिक अकेला नहीं था, उसके साथ सैयद यासीन था जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। हाँ, और माज मुनीर अहमद नाम का एक और युवक था जिसने बकायदा इस बम का शिवमोगा में ट्रायल ब्लास्ट किया था। एक मैकेनिकल इंजीनियर का नाम सुनकर वही पुराना सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि आतंकवाद अब सिर्फ अनपढ़ या भटके हुए लोगों की समस्या नहीं रह गई है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसे हमें तोड़ना होगा। दशकों तक दुनिया यही मानती रही कि गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा आतंकवाद के मुख्य कारण हैं। लेकिन आधुनिक ISIS प्रेरित मॉड्यूल्स ने इस धारणा को बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। वे जानबूझकर शिक्षित पेशेवरों, इंजीनियर और डॉक्टर्स, IT विशेषज्ञों को निशाना बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जटिल ऑपरेशंस के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत है। हाँ, सैयद यासीन जैसे मैकेनिकल इंजीनियर ने समाज के निर्माण के लिए जो सिद्धांत सीखे थे, उन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल उसने IED का सर्किट डिजाइन करने में किया। लेकिन ये कट्टरपंथी विचारधारा उन तक पहुंच कैसे रही है? कोई विदेशी हैंडलर किसी छोटे शहर के इंजीनियर को बिना मिले कैसे ब्रेन वॉश कर सकता है? स्रोतों में बताया गया है कि इनके कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैंडलर्स थे। हाँ, जैसे कर्नल नाम का एक व्यक्ति जो विदेश से ऑनलाइन निर्देश दे रहा था, और दुबई से अराफात अली और मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन ताहा। इन सब ने कभी आमने सामने मुलाकात नहीं की। तो ये पूरा मॉड्यूल खड़ा कैसे हुआ? इसका जवाब है डिजिटल इकोसिस्टम। आज किसी को रेडिकलाइज यानी कट्टरपंथी बनाने के लिए उसे किसी गुप्त ठिकाने पर ले जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इंटरनेट पर हो रहा है। बिल्कुल, ये सब टेलीग्राम, सिग्नल और डार्क वेब के माध्यम से हो रहा है। हैंडलर्स ऑनलाइन फोरम में ऐसे युवाओं की तलाश करते हैं जो पहले से ही सिस्टम से किसी न किसी वजह से नाराज हैं। अच्छा। फिर उन्हें धीरे धीरे प्रोपेगेंडा वीडियो, PDF दस्तावेज और धार्मिक भ्रांतियां भेजी जाती हैं। हाँ, और एनक्रिप्टेड ऐप्स का फायदा ये है कि खुफिया एजेंसियां उनके संदेशों को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। वे इन युवाओं को ये एहसास दिलाते हैं कि वे किसी बहुत बड़े वैश्विक मिशन का हिस्सा हैं। तो कर्नल जैसे मास्टरमाइंड मनोवैज्ञानिक हेरफेर में माहिर होते हैं, बहुत ज्यादा। वे इन युवाओं को इस कदर अलग थलग कर देते हैं कि उनके लिए वही आभासी दुनिया ही एकमात्र सच्चाई बन जाती है। लेकिन हर आभासी चीज को अंततः भौतिक दुनिया में तो आना ही पड़ता है। वो तो है। मेरा मतलब है, आप एनक्रिप्टेड ऐप पर बम का सर्किट तो भेज सकते हैं, लेकिन उस सर्किट को बनाने के लिए लगने वाली बैटरी, तार और कुकर खरीदने के लिए आपको बाजार तो जाना ही होगा। बिल्कुल, किराए के कमरे लेने होंगे, रेकी करने के लिए बस या ट्रेन का टिकट लेना होगा। और इन सब के लिए एक ही चीज चाहिए, पैसा। इस मामले की जो वित्तीय जांच की गई है वो सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। आतंकवाद की रीढ़ हमेशा उसकी फंडिंग होती है। बिना पैसे के कोई भी साजिश कुछ कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस मामले में जांच एजेंसियों ने क्या पाया? उन्होंने पाया कि मास्टरमाइंड्स ने पैसा सूटकेस या हवाला के पारंपरिक तरीकों से नहीं भेजा। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया, विशेष रूप से USDT का। यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। जी बताइए। जब हम क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम बिटकॉइन का आता है, लेकिन उन्होंने बिटकॉइन के बजाय USDT का इस्तेमाल क्यों किया? क्या इसका कोई खास तकनीकी कारण है? बहुत बड़ा कारण है। बिटकॉइन की कीमत अत्यधिक अस्थिर होती है। आज इसकी कीमत कुछ है, कल कुछ और हो सकती है। अच्छा, तो मान लीजिए दुबई में बैठे आकाओं ने मॉडल को बम बनाने का सामान खरीदने के लिए $500 के मूल्य का बिटकॉइन भेजा। हाँ, और जब तक वो भारत पहुंचा और उसे भुनाने की बारी आई, तब तक बाजार गिर गया और उसकी कीमत केवल $200 रह गई। तो उनका पूरा ऑपरेशन ही बजट की कमी से रुक जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए आतंकवादी और अपराधी अब स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। USDT यानी टीथर एक स्टेबल कॉइन है। ओहो, तो इसकी कीमत हमेशा अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है। एक USDT का मतलब है $1। एकदम सही। यह अस्थिरता के जोखिम को पूरी तरह से खत्म कर देता है और पैसे को सीमा पार भेजने का एक बहुत ही त्वरित और गुमनाम तरीका प्रदान करता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी तो डिजिटल है। आप बाजार में जाकर किसी हार्डवेयर स्टोर वाले को USDT देकर प्रेशर कुकर या तार तो नहीं खरीद सकते। नहीं, उसे आपको भारतीय रुपए में तो बदलना ही पड़ेगा। और यहीं पर म्यूल अकाउंट्स यानी खच्चर खातों की एंट्री होती है। हाँ, म्यूल अकाउंट्स आपराधिक दुनिया के वो बैंक खाते होते हैं जो असल में किसी और के नाम पर होते हैं, लेकिन उनका नियंत्रण अपराधियों के हाथ में होता है। मतलब किसी और के दस्तावेज पर खाता खोलना। हाँ, अक्सर किसी गरीब मजदूर, छात्र या सीधे साधे व्यक्ति को कुछ 100 या 1000 रुपए का लालच देकर उनके दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाए जाते हैं। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें तो ये वैसा ही है जैसे कोई अपनी असली यात्रा को छुपाने के लिए अपने नाम से एक सीधी फ्लाइट लेने के बजाय। ये एक बहुत सटीक एनालॉजी है। इस मामले में डार्क वेब पर बैठे लोगों ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के जरिए उन USDT को बेचा और उनके बदले भारतीय रुपए प्राप्त किए। और ये पैसा सीधे शारिक या यासीन के खातों में नहीं गया, बल्कि इन म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया। बिल्कुल। NIA की चार्जशीट बताती है कि उन्होंने फिनो पेमेंट्स बैंक और ऐसे ही कई अन्य खातों का इस्तेमाल किया। इन खातों के जरिए करीब 2,86,000 रुपए जमा किए गए और निकाले गए। और इसी पैसे से उन्होंने किराए का ठिकाना लिया, रेकी की और बम का सारा सामान खरीदा। हाँ, उन्होंने सोचा होगा कि क्योंकि उन्होंने पैसा म्यूल अकाउंट्स और क्रिप्टो करेंसी के जरिए भेजा है तो वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन शायद वो ब्लॉकचेन तकनीक के सबसे बुनियादी नियम को भूल गए थे। और वो नियम क्या है? यही कि ब्लॉकचेन पर जो भी लेनदेन होता है उसका एक डिजिटल लेजर यानी बही खाता बन जाता है और वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। आप उसे मिटा नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही आधुनिक पुलिसिंग का सबसे रोमांचक पहलू है।
एनआईए और ईडी की टीमों ने डिजिटल फोरेंसिक का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जब शारिक अस्पताल में जलने के बाद पड़ा था तब जांच एजेंसियां क्या कर रही थीं? वे उसके पास से मिले गैजेट्स, डैमेज हुए फोन के डेटा और म्यूल अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को खंगाल रही थीं। उन्होंने उस 2,86,000 रुपए के एक पैसे की रिवर्स इंजीनियरिंग की। मतलब उन्होंने ब्लॉकचेन पर उन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया और उन्हें दुबई में बैठे मास्टरमाइंड्स के वॉलेट से जोड़ दिया। हाँ, भले ही आप एन्क्रिप्टेड चैट पर अपने संदेश छिपा लें, लेकिन जब बात डिजिटल पैसे के लेन देन की आती है तो आप एक फुटप्रिंट छोड़ ही देते हैं। और ये सबूत इतने पुख्ता होते हैं कि इन्हें अदालत में चुनौती देना लगभग असंभव होता है। आप एक गवाह को डरा सकते हैं या उसका बयान बदलवा सकते हैं, लेकिन आप ब्लॉकचेन के डेटा को नहीं बदल सकते। आप फोन की लोकेशन हिस्ट्री और बैंक ट्रांजैक्शंस को नहीं जुटला सकते। बिल्कुल, यही कारण था कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का हिस्सा होने के बावजूद मोहम्मद शारिक के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा। दिसंबर 2025 में उसे अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। जब भौतिक सबूत, तकनीकी सबूत और डिजिटल सबूत एक साथ मिलते हैं तो एक लोहे जैसा मजबूत केस बनता है। और आज 27 अप्रैल 2026 को एनआईए की विशेष अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो इसी वैज्ञानिक जांच का परिणाम है। हाँ, अदालत ने मोहम्मद शारिक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मिली है, बल्कि ये उस पूरे इकोसिस्टम को एक संदेश है जो ये सोचता है कि डार्क वेब की आड़ में वे कानून से बचे रह सकते हैं। एकदम सही बात है। इस पूरी घटना के घटनाक्रम को अगर हम एक बार पीछे मुड़कर देखें तो ये बेहद अविश्वसनीय लगता है। एक पूरी तरह से तैयार योजना, विदेश से आ रही निर्बाध फंडिंग, कट्टरपंथी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया बम, सब कुछ बिल्कुल सटीक था, सिवाय उस अंतिम क्षण के। एक छोटी सी घबराहट या तकनीकी अज्ञानता। 90 मिनट का अलार्म 9 सेकंड पर सेट हो गया। और उस एक पल ने एक पूरे धार्मिक शहर को दंगों की आग में झुलसने से बचा लिया, सैकड़ों जानें बचा ली और एक स्लीपर सेल को उसकी जड़ों सहित उखाड़ फेंका। सच में इस पूरी जांच से हमें यह भी पता चलता है कि आधुनिक आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का युद्ध क्षेत्र बदल चुका है। ये लड़ाई अब केवल सीमाओं पर हथियारों के साथ नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई हमारे शहरों के अंदर चल रही है। ये लड़ाई उन अदृश्य तारों और वायरलेस सिग्नल्स में लड़ी जा रही है जो हमारे फोन और लैपटॉप तक आते हैं। बिल्कुल, एक किराएदार जो चुपचाप अपने कमरे में बैठा है वो डार्क वेब के माध्यम से दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों से जुड़ा हो सकता है। और यही बात इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? देखिए, आज हम इसलिए राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि एक आतंकवादी ने एक बेवकूफाना मानवीय भूल की। उसने 9 सेकंड का ब्लंडर कर दिया। लेकिन क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं और हमारी शांति आतंकवादियों की ऐसी भूलों पर निर्भर रह सकती हैं? क्या होगा अगर अगला आतंकवादी टाइमर सेट करना जानता हो? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या होगा अगर अगली साजिश में कोई गलती ना हो? यह सवाल इस बात को रेखांकित करता है कि हमें डिजिटल निगरानी, डार्क वेब इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग में और भी अधिक प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। बिल्कुल, खतरे को तब नहीं रोकना है जब वो ऑटो रिक्शा में सफर कर रहा हो। हाँ, बल्कि खतरे को वहीं खत्म करना है जब वो किसी एन्क्रिप्टेड ऐप पर अपना पहला संदेश भेज रहा हो। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बस इतना ही। बिल्कुल। इन स्रोतों से जुड़े और भी कई पहलू हैं जिन पर विचार करना अब हम आप सभी के विवेक पर छोड़ते हैं।